अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियल टॉक। मैं हूं आपके साथ सबीहा बुखारी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड सेट कर रही है। कीमतों में इस होशरुबा इजाफे के हवाले से ही आज हमने बात करनी है अपने प्रोग्राम में। आज अक्टूबर की पहली तारीख है और पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए इजाफे के साथ नई कीमत 127 रुपए हो गई है और ये पाकिस्तान की तारीख में एक नया रिकॉर्ड सेट किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, यानी एक तारीख रकम कर दी है। आज से पूरे 3 साल पहले अगस्त 2018 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इक्तदार संभाला तो पेट्रोल की कीमत थी 96 रुपए। सिर्फ 3 साल दौरे हुकूमत में कमोबेश 32 रुपए का इजाफा हुआ है पेट्रोल की कीमत में। अगर हम इसको 36 महीनों यानी 3 सालों पर तकसीम करें, यानी 3 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को हो गए हैं, तो 90 पैसे पेट्रोल फी महीने की शरह पर बढ़ा है, यानी तकरीबन 1 रुपया हर महीने पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है। ये आदाद शुमार जो अभी हमने आपके सामने रखे हैं, इनसे ये बात सामने आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 3 सालों में महंगाई की शरह 30% तक बढ़ चुकी है। और अगर इसी महंगाई की शरह के तनासुब को मार्केट में बैठे हुए मुनाफाखोरों, ताजरों और मिडल मैन के हिसाब से देखें तो 1 रुपया पेट्रोल की कीमत में इजाफे का मतलब है कि अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में हर महीने 3 रुपए का इजाफा। और अगर हम इस 3 रुपए को ज़रब दे दें 3 सालों से यानी 36 महीनों पर, तो तकरीबन हर चीज की कीमत में 36 रुपए का इजाफा हुआ है। इसमें अगर हम आपको मिसाल दे सकें तो सबसे बड़ी मिसाल हम आपको दे सकते हैं चीनी की। तहरीक इंसाफ की हुकूमत 36 माह पहले जब इक्तिदार में आई थी तो चीनी की कीमत तकरीबन 65 रुपए थी और आज चीनी की कीमत तकरीबन 105 रुपए किलो पर चली गई है। यानी 36% अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ी है तो 40% चीनी की कीमत में इजाफा हुआ है। 10% ज्यादा इजाफा तकरीबन लगा सकते हैं, मतलब तकरीबन इससे जितनी पेट्रोल की कीमत बढ़ती है उससे कहीं ज्यादा अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफा हो जाता है। इसलिए जब पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है तो उसके साथ हर चीज की कीमत में इजाफा होता है और इसी तरह आम आदमी पर बोझ बढ़ता चला जाता है और महंगाई की चक्की में वो मजीद पिसता ही चला जाता है। पेट्रोल 36 रुपए महंगा होने से कई इस वक्त जो अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें हैं उनमें 200 से 300% का इजाफा भी हो चुका है। आटे की कीमत में 100%, घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में 200 से 250% और जबकि अद्वियात की कीमतों की बात की जाए तो 300% से भी जायद का इजाफा रिकॉर्ड किया जा चुका है। और अब आ जाते हैं जरा डॉलर की उड़ान की जानिब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब इक्तदार हासिल किया तो पाकिस्तान में इंटरनेशनल करेंसी रेट में डॉलर तकरीबन 110 से 115 के दरमियान ट्रेड कर रहा था और आज डॉलर पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से 173 रुपए में मार्केट में ट्रेड कर रहा है, यानी 55 से 57 रुपए 3 सालों में डॉलर के रेट में इजाफा हुआ है। और अगर इसे भी हम महीने की एवरेज के हिसाब से काउंट करें तो डॉलर हर माह 1.52 यानी तकरीबन $1.5 यानी पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से 260 रुपए हर महीने डॉलर के रेट में इजाफा हो चुका है। इस बढ़ती हुई महंगाई और आम आदमी की तकलीफ के हवाले से अगर हम बात करें तो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने वाले मुशीर, वजीर और तर्जुमान एक ही राग हमें अलापते हुए नजर आते हैं कि डॉलर भाई साबिका हुकूमतों के मसनूई आदाद शुमार और गलत पॉलिसियों की वजह से महंगा हुआ है। पर सवाल यहाँ पे ये कि 3 सालों में मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी क्या रही है? महंगाई को कम करने की कोशिश की गई है या कोशिश ही नहीं की गई या फिर इनमें इतनी सलाहियत ही मौजूद नहीं है? इसी हवाले से हमने बात करनी है आज के प्रोग्राम में। मेहमानों का आपसे तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ शेख बिलाल साहब मौजूद होंगे टेलीफोन लाइन के जरिए, बिजनेस इकोनॉमिस्ट हैं, और हमारे साथ अदील मकबूल साहब तज्जिया निगार हैं, टेलीफोन लाइन के जरिए हमें ज्वाइन करेंगे। दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं। बिलाल साहब, सबसे पहले तो आप ही की जानिब आना चाहूंगी। बहुत ज्यादा बात की जा रही है कि जी आलमी मंडी में क्योंकि तेल की कीमतों में इजाफा हो गया तो हमें भी करना पड़ेगा। सिर्फ तेल की कीमत का मवाजना क्यों करें हम आलमी मंडी से, फिर तो हमें कुव्वत खरीद का मवाजना भी करना चाहिए, अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों का मवाजना भी करना चाहिए। उनका मवाजना क्यों नहीं किया जा रहा? देखिए, थैंक यू सो मच। इसमें जो है ना, आपको सबसे पहले तो ये देखना चाहिए, अभी मैं आपका सारा इंट्रोडक्शन सुन रहा था कि जो इकोनॉमिक्स या जो माशियात होती है ना जी, ये 3 साल बिल्कुल ठीक है, हुकूमत आई है 3 साल, लेकिन अगर आप प्योरली प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इकोनॉमिक्स का या माशियात का जो असर होता है वो कैरिड फॉरवर्ड होता है। ये पिछले 3 साल, 6 साल, 8 साल, बहुत साल, अगर आप कुछ पॉलिसीज तो बहुत लॉन्ग टर्म होती हैं तो उनका इफेक्ट ये चलता रहता है। कुछ तो उसका वजह होती है कि आप लोग जब पीछे फंसते, अगर आपने हुकूमत पे ही कंपैरिजन करना है तो उनको क्या इनहेरिटेंस में मिला, इनहेरिटेंस मीन्स कि उनको क्या चीज विरासत में मिली।
सो वो अगर आप टोटली उस तरह देखें तो बहुत सारी जो फिगर्स आप बता रहे हो ये कैरिड फॉरवर्ड होती हैं। और दूसरा ये कि अगर आप प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हैं तो डेफिनेटली अभी आप देखें कि कोरोना की वजह से दुनिया में बहुत सारी चीजें महंगी हुई हैं, जिसमें ऑयल सर फेहरिस्त है, तो डेफिनेटली उसका असर पड़ता है। और क़ुव्वत खरीद बढ़ी है, पाकिस्तान में बिल्कुल बढ़ी है। अगर आप पिछले 3 साल से कंपेयर करें तो क़ुव्वत खरीद भी बढ़ी है, मिनिमम वेज बढ़ी है। बिलाल साहब, जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि ये लॉन्ग टर्म असरात होते हैं, मईशत को हम ऐसे नहीं देख सकते कि 1 साल में या कुछ अरसे में ठीक हो जाएगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि जहां आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है, डॉलर पाकिस्तानी रुपए की कदर में भी तो कमी हम देख रहे हैं ना, ये भी तो एक बहुत बड़ा मसला है। तो फिर ये हमें कब तक अभी भुगतना पड़ सकता है मजीद? नहीं, आई थिंक अब तो जितना देखें डॉलर का हो जाना था या रुपये ने जितना वीक होना था वो काफी हद तक आप पिछले अगर 1 साल पहले भी जाएं तो वो 168 पे तो टच कर चुका हुआ है। अगर आप मई जून 2020 में भी देखें तो ये तो हुकूमत ने, बल्कि क्योंकि आपके फॉरेन रिजर्व्स बेहतर हुए और डॉलर आपके मुल्क में आया तो उन्होंने उसको 152 तक भी लेके गए। लेकिन ज़ाहिर बात है जो ही वो 152 पे गया आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी आई, जो ओवरऑल हुकूमत पॉलिसीज बेहतर कर रही थी और जिस आपने क़ुव्वत खरीद का कहा तो उसमें बेहतरी आ रही थी। आपकी ये जो क्योंकि ज्यादातर लोग आपके एग्रीकल्चर सेक्टर ज़रूरी आमदन रखते हैं, उनकी इनकम में बेहतरी आई है। ज़ाहिर बात है जब दुनिया में सारी चीजें महंगी हुई हैं तो आपकी चीजें भी तो महंगी बिकेंगी ना। और आपके किसानों को पैसा ज्यादा मिला है तो वो लोग खर्च कर रहे हैं। आपके बिजनेस ऑलमोस्ट 70-80% बिजनेस रिवाइव कर गए हैं तो उनको भी उन्होंने भी पैसों, ये 2 चीजें होती हैं। जो महंगाई होती है ये सप्लाई साइड से भी देखनी होती है कि आपके मुल्क में कितनी चीजें बन रही हैं, प्रोडक्शन जिसको हम कहते हैं, और साथ साथ आप ये देख रहे हैं कि कितने लोग खर्च कर रहे हैं। हमारी क्योंकि इकोनॉमी जो है वो ज्यादा स्पेंडिंग से चलती है, कंज्यूमर स्पेंडिंग से चलती है, क्योंकि अगेन लॉन्ग टर्म अगर हम पीछे जाएं तो अभी हमारी इंडस्ट्री इतनी ज्यादा यहाँ पे अभी पाकिस्तान में नहीं लगी। ये हमारी जॉब्स ज्यादातर या स्पेंडिंग रिटेल उसमें है या फिर एग्रीकल्चर में है, तो ये दोनों तरफ से होता है। महंगाई जो है वो सप्लाई साइड से भी होती है और क़ुव्वत खरीद बेहतर होती है। इसका मतलब है लोग खर्च भी कर रहे हैं और चीजें शॉर्ट हो रही हैं। डिमांड एंड सप्लाई कॉन्सेप्ट की बात करें, मगर बिलाल साहब ये आम आदमी की समझ में शायद ये आदादो शुमार उस तरह से नहीं आते। आप जिस तरह से कह रहे हैं कि पिछली हुकूमत की वजह से ये सब हो रहा है, असल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दावे ही इतने बड़े थे और वो कहते थे कि अगर हुकूमत करप्ट हो तो फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में या फिर डॉलर में इजाफा होता है। तो हमने उन्हीं की बातों से जज भी करना है। अदील साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी इसी सवाल को लेके कि हम इस वक्त आलमी मंडी में कीमतों की बातें कर रहे हैं, मगर इस वक्त आम आदमी की पहुंच से अशियाए ज़रूरिया बहुत दूर चली गई हैं। तो अगर हम अपने खित्ते की बात कर ले तो हमारे यहाँ जिस तरह से रुपए की कदर में कमी होती जा रही है, हम अपने हमसाया मुल्क इंडिया की बात कर रहे हैं तो वहाँ का जो करेंसी है वो मुस्तहकम है हमारे मुकाबले में। शुक्रिया सुबिया, मैं 2-3 बातें क्विकली करना चाहता हूँ। एक तो बिलाल साहब ने ये बात की है कि आपकी इकोनॉमी जो होती है वो कैरी फॉरवर्ड होती है। चलिए हम इनकी बात को अगर बेस कर लेते हैं तो फिर हमें पिछले 15 या 20 साल का रिकॉर्ड उठाना चाहिए कि इसका मतलब ये होगा कि जो मुशर्रफ दौर की पॉलिसीज थी वो कैरी फॉरवर्ड हुई थी बेनजीर दौर में, जरदारी दौर में, और जो उनकी पॉलिसीज थी दौर में, तो अगर आप उनके दौर को देखें तो उस वक्त पेट्रोल की कीमत जरदारी दौर के अंदर $119 फी बैरल पे गई थी और आज का रेट आपका पेट्रोल का जो है वो $74 पर बैरल है। तो $74 पर बैरल पे आपको पेट्रोल पाकिस्तान को मिल रहा है और आपने $127 पेट्रोल कर दिया। और आपको जब पेट्रोल मिल रहा था $119 पर बैरल पे तो आपने पेट्रोल की प्राइस कर दी थी $123 पीपल्स पार्टी के दौर में। अब बात करने का सिर्फ मतलब ये है कि अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, जून के अंदर जब बजट पेश किया था इन्होंने शौकत तरीन साहब ने, तो उसके अंदर उन्होंने 650 अरब की पेट्रोलियम लेवी रखी थी।
वो उस वक्त तो किसी बंदे की बात समझ में नहीं आई थी कि ये पेट्रोलियम लेवी है क्या। हर बंदा कह रहा था कि बजट वो जो बहुत आम आदमी के लिए इन्होंने बजट बनाया है। अब वो 650 अरब रुपया जब इन्होंने पेट्रोलियम लेवी की मद में पूरा करना है तो वो कहाँ से करना है? बिल्कुल, मैं इसी सवाल की तरफ आ रही थी कि IMF की शराइत में ये शामिल है और हर सूरत हमें पूरा करना है। और दूसरी बात, आज वज़ीर आज़म साहब ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया है कि SGR ने 1300 अरब की बजाय 1500 अरब जो है वो पहली तिमाही के अंदर इकट्ठा की है, जो कि पिछले साल की निस्बत 38% ज्यादा है। अब ये 38% ज्यादा क्या चीज है? ये अवाम की जेब से निकाला हुआ पैसा है। क्या इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब ये हमें बता रहे हैं कि इन्होंने टैक्स नेट बढ़ाया है, या जो करंट टैक्स पेयर है उनके पास से पैसा निकलवाया है, या आम आदमी की जेब से निकाला है, या सेल टैक्स लगा के इनडायरेक्ट टैक्स से निकाला है? ये थोड़ी सी चीजें हैं जो हमें समझने वाली बात है। और जो दूसरी बात आप कह रहे हैं ना डॉलर की प्राइस को, तो डॉलर की प्राइस का भी 2-3 इसके पैरामीटर हैं जज करने के। अब मुझे एक बात बताएं कि सबसे पहले ये सप्लाई और डिमांड के ऊपर ये सारा मामला चल रहा होता है। अब आपकी डॉलर की डिमांड इस वक्त इंक्रीज सडनली क्यों कर गई है? उसके 2-3 फैक्टर हैं। आपको याद होगा कि शायद पिछले साल जब कोरोना की वजह से हमारी इंपोर्ट्स जो थी वो हमने ऑलमोस्ट बिल्कुल खत्म कर दी थी, जिसकी वजह से हमें डॉलर जो है वो बाहर हमारा नहीं जा रहा था। और अब सडनली 2 से 3 गुना जो हमारी इंपोर्ट्स हैं वो बढ़ गई हैं। और उसके साथ साथ आप एक अफगानिस्तान का फैक्टर है जिसके अंदर अमेरिका के जाने के बाद आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते कि वहां पे डॉलर जो है वो पाकिस्तान से सप्लाई उसकी जा रही है। क्या अफगानिस्तान का फैक्टर इतना ज्यादा असरअंदाज हो रहा है कि ये सारी तब्दीली उस वजह से आ रही है? ये 5 से 6 मिलियन डॉलर जो है ये डेली बेसिस पे ये पाकिस्तान से अफगानिस्तान की तरफ जा रहा था, जो कि पहले इससे ये वहां से पाकिस्तान की तरफ आ रहा था जब अमेरिका वहां पे मौजूद था। इस वजह से ये थोड़ा सा फैक्टर जो है ना ये आपको जहन में रखना होगा। और ये इस साल के एंड तक ये रुपए के ऊपर इसका दबाव बरकरार रहेगा अब टिल के आप अपना टैक्स नेट जो है और अपनी इंपोर्ट्स जो है उसको कंट्रोल नहीं करते। एक्सपोर्ट आपकी बढ़ नहीं रही तो आपका पैसा कहाँ से आएगा? ठीक है, इसी सवाल को बिलाल साहब की तरफ ले जाते हैं। बिलाल साहब, आप समझते हैं कि अफगानिस्तान का फैक्टर इस कदर असरअंदाज हो रहा है और जो नए ब्लॉक्स बन रहे हैं उनकी वजह से भी मईशत पे उसका बहुत ज्यादा असर आ रहा है? अफगानिस्तान का बिल्कुल है, फैक्टर बिल्कुल है, बहुत बड़ा इशू है। तो पाकिस्तान तो अगेन आपको ये फेस करना पड़ रहा है क्योंकि पहले आप कोरोना से इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर रहे थे और कोरोना के जो इफेक्ट्स थे वो बहुत ज्यादा थे और अभी हम उसी से निकल ही रहे थे। तो बिल्कुल ये अफगानिस्तान इशू बहुत बड़ा है और ये गवर्नमेंट को हैंडल करना पड़ेगा और मेरे ख्याल से गवर्नमेंट बिल्कुल इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेगी। देखें, जो गवर्नमेंट होती है ना एडमिनिस्ट्रेशन, उसको तो चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है और उसका हल निकालना है, बेस्ट पॉसिबल हल उसको निकालना चाहिए। तो आप समझते हैं कि कोरोना के दिनों में जैसे हमारी अच्छी पॉलिसीज की वजह से फिर भी हम उसके बुरे असरात से बचे रहे हैं, अब फिर से एक मईशत का बुहरान आ रहा है, आप समझते हैं हुकूमत के पास कोई बेहतर प्लान मौजूद है इससे निपटने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। देखें, उसमें यही है कि इस कोरोना के साथ उन्होंने उसको इकोनॉमी को बिल्कुल स्टेबलाइज किया और उसमें आपको लोगों को सब्सिडीज दी ताकि बिजनेसेस चलें जो इफेक्ट हो रहे हैं। और अब प्लान में यही है, मैं आपको सबसे एग्जांपल देता हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हुकूमत वक्त को और कि टाइमिंग उनकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है फैसला लेने की। और उन्होंने फौरन फैसला लिया है। उन्होंने 2 महीने वेट किया, उन्होंने देखा कि ये इंपोर्ट्स कम नहीं हो रही तो इंपोर्ट्स को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने 114 आइटम्स, आज के हेडलाइंस है कि 114 आइटम्स पे उन्होंने रेगुलेटरी ड्यूटी लगा दी है और 100% कैश लिमिट लगा दी है एलसी खोलने के लिए। और साथ साथ गाड़ियों पे भी आपको पता चला होगा उन्होंने फौरन डिसीजन ले लिया है। साथ साथ उन्होंने बैंक के जो कर्जे होते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज करना शुरू कर दिए। तो ये मेजर्स टफ होते हैं किसी भी हुकूमत के लिए या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ये डिसीजन देना मुश्किल होते हैं, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि वो मुल्क को पहले रखना चाहिए हमें, ताकि ज़ाहिर बात है किसी ना किसी का तो नुकसान होगा बट 70-80% लोगों को अगर फायदा हो जाता है और कुछ ना किसी, अब जो 114 आइटम्स जिसको हिट होगी उसको तो नुकसान होएगा, लेकिन मुल्क की खातिर ज़ाहिर बात है किसी ना किसी को फायदा होता है। मेजॉरिटी लोगों को फायदा होना चाहिए, लेकिन आपकी इंपोर्ट्स अब कंट्रोल करनी पड़ेंगी क्योंकि आपका डॉलर
नहीं एक हद से ज्यादा आपको डॉलर आपको शॉर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो आप कब तक देख रहे हैं मईशत में बेहतरी के आसार, कब तक देख रहे हैं? क्योंकि पिछले 3 साल तो हमने सुना था कि आखिरी 2 साल बहुत बेहतरी के साल होंगे, लेकिन अभी फिर मुश्किल आ रही है, तो कब तक देख रहे हैं आप बेहतरी? देखिए बेहतरी, ये जो इकोनॉमिक्स में ना, माशियात में, मैं फिर से आपको ये कहूँगा कि बेहतरी और खराबी से ज्यादा जरूरी होता है कि आप उसको बैलेंस करें चीजों को। मीन्स के जिस तरह अभी टैक्स नेट की बात हो रही थी, बिल्कुल जिस तरह टैक्स नेट को बढ़ाना होता है, इसी तरह मईशत के फायदा या नुकसान जो है, नुकसान कम से कम लोगों को पहुंचे, फायदा सबसे ज्यादा लोगों को पहुंचे, और वर्टिकल ना पहुंचे, हॉरिजॉन्टल जितना लोगों को फायदा पहुंचता है। आपकी डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं ना, इकोनॉमी के सेगमेंट्स हैं, 20% को तो नुकसान होएगा ना, जरी बात है। जब आप इंपोर्ट को कंट्रोल करेंगे, मेन जरूरी वही है कि बड़ा अच्छा फैसला टाइमली कर लिया है। ये भी पाकिस्तान में कम एग्जांपल्स मिलती हैं कि आप फॉरेन डिसीजन ले लें इससे पहले कि चीजें बहुत ज्यादा खराब हो जाएं। ठीक। अदील, आप मुतमईन हैं हुकूमत ने फॉरेन डिसीजन ले लिया है? क्या आप समझते हैं कि महंगाई से जो है कम लोग अफेक्ट हो रहे हैं और ज्यादा लोग इससे बचे रहेंगे? एक छोटा सा एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, क्या आम आदमी इम्पोर्टेड आइटम खरीदता है? आम आदमी को उससे क्या फर्क पड़ेगा अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी है या उसको रेगुलाइज कर दिया है? ये तो बिलाल साहब ही आपको बताएंगे। मैं वही बात कर रहा हूँ ना, आम आदमी का ये मसला नहीं है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। अब आप 2018 में चले जाएं तो अवाम ने प्राइम मिनिस्टर साहब को किस बेस के ऊपर प्राइम मिनिस्टर के लिए वोट दिया था? सिर्फ इसी वजह से कि ये रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, ये महंगाई को कंट्रोल करेंगे, ये करप्शन का खात्मा करेंगे, और ये जो माफियाज हैं ये उनको कंट्रोल करेंगे। ये बुनियादी चंद एक बातें हैं जो एक आम आदमी गली मोहल्लों में बैठ के करता है कि माफियाज को कंट्रोल करेंगे, और प्राइम मिनिस्टर ने ये बातें उनको बताई हैं। अब मुझे बताएं कि पिछले 3 सालों के अंदर कौन सा ऐसा माफिया है जिसको अभी तक कंट्रोल कर लिया गया है? सबसे पहले आपको याद होगा कि 500% सडनली इजाफा हुआ था 2019 के अंदर अद्वियात की कीमतों में। तो उस वक्त आमर कियानी साहब जो थे वो थे सेहत के वजीर, तो उनको वो निकाल दिया, जनरल सेक्रेटरी लगा दिया। अच्छा, उसके बाद आटा और चीनी का बहरान आया, तो उसके ऊपर बड़ी इंक्वायरी शुरू हुई। तो मुझे बताया कि आज 2 साल हो गए इस रिपोर्ट को आए हुए, तो क्या उसके ऊपर किसी के खिलाफ इंक्वायरी हुई? अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको आप नजरअंदाज कर रहे हैं। ये प्राइम मिनिस्टर साहब क्लेम करते हैं कि हमारी जो रेमिटेंसेज हैं ये बहुत ज्यादा बढ़ी हैं। ये बात बिल्कुल बढ़ी है, लेकिन आपका रेट जो है, करेंसी डिवैल्यूएशन होने से आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही और आपकी रेमिटेंसेज बढ़ रही हैं। अच्छा, अगर आप इसको एनालाइज करें ना, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का जो पैसा है ये वापस पाकिस्तान के अंदर आ रहा है, और इसके लिए आप रिया इसको चेक कीजिएगा, अपने नाज़रीन को बताइएगा कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111 सब सेक्शन 4 के तहत ये सारा पैसा वापस आ रहा है कि जो भी पैसा पाकिस्तान से बाहर रेमिटेंसेस की सूरत में आएगा, उसके बारे में स्टेट बैंक के अलावा कोई बंदा नहीं, कोई अदारा नहीं आपसे पूछ सकता कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है। अच्छा। तो इस वजह से ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब वो सारा पैसा जो आ रहा है वो आके इन्वेस्ट हो रहा है, व्हाइट मनी आके इन्वेस्टमेंट हो रही है उसकी रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर, उसकी इन्वेस्टमेंट हो रही है, गाड़ियां परचेज करते हैं, दूसरी चीजें परचेज करते हैं। पिछले 1.5 से 2 साल के अंदर लैंड की वैल्यूएशन के अंदर, वैल्यू के अंदर 5 लाख से लेकर 10 लाख पर मरला इसका इजाफा हुआ है। अच्छा, अब जब इतना इजाफा होगा तो क्या वो आम आदमी एक मकान खरीद सकेगा? प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो कहा था कि हमने 50 लाख घर जो है वो बना के देने, सस्ते घर बना के देने, लेकिन वो तो जमीन की वैल्यू में इजाफा हो गया जब आपकी ब्लैक मनी रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर आएगी। ये सारी चीजें हैं जिनको देखने की जरूरत है। और एक और बात मैं आपको बताऊं, 2 मिनट का टाइम लूंगा आपका। जी जी। ये प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे स्पोर्ट्समैन है, अब वो क्रिकेट को बहुत बेहतर अंदाज से समझते हैं। अब मैं उनकी लैंग्वेज के अंदर एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म होता है ना, वो बॉलर हो या बैट्समैन हो, तो उसका कोच उसको कहता है कि आप अभी किसी एक्स्ट्रा चीज के बारे में ना सोचें, आप बेसिक्स के बारे में, बेसिक्स पे अपनी पे आ जाए। अब बेसिक्स क्या है? बेसिक्स सिर्फ ये है कि आपने अपनी इनकम बढ़ानी है। अब इनकम जो है वो टैक्स लगा के नहीं बढ़ानी, टैक्स नेट को बढ़ा के बढ़ानी है आपकी। ये बेसिक फंडामेंटल है। आपको याद होगा रियाज साहब ने चेयरमैन अफियर लगाए थे, शबर जैदी साहब। अगर आप उनकी बातों को समझें तो वो बिल्कुल सही बात कर रहे थे। वो जो आपको याद होगा वो कह रहे थे 50,000 के ऊपर जो रिटेलर से है वो उसका पूछा जाएगा ये पैसे कहाँ गए, इसके ऊपर टैक्स दिया जाए।
तो ये सारी बातें हैं, रिफॉर्म्स यहाँ पे माफिया करने नहीं दे रहे। जब तक रिफॉर्म्स नहीं होंगी तब तक आप इन किसी भी चीज को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। ठीक, अदील आप कब तक देख रहे हैं मईशत में बेहतरी के आसार? देखिए, टू बी वेरी फ्रैंकली, जब तक आपकी ये पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इसके अंदर बेहतरी आ सकती है। डॉलर अभी मजीद महंगा होगा। पेट्रोल की कीमत में अभी इस साल के एंड तक 5 से 10 रुपए का और इजाफा होगा, क्योंकि उन्होंने अपने बजट खसारा जो है वो पूरा करना IMF का इनके ऊपर दबाव है। और एक और बात है, जब आप अपनी करेंसी को 3 साल के अंदर तकरीबन 60 से 65 रुपए तक डिवैल्यू कर देंगे और आप इंपोर्ट्स के ऊपर सर्वाइव कर रहे हैं, $60 अरब की आपकी इंपोर्ट्स हैं, तो उसके साथ आप महंगाई को कैसे कंट्रोल करेंगे? मैं एक छोटी सी बात आपको बता रहा हूँ कि 2-3 चीजें हैं जो बेसिकली महंगाई की वजह बनती हैं। एक पेट्रोल, दूसरा आपकी गैस और तीसरी इलेक्ट्रिसिटी। ये 3 चीजें ऐसी हैं कि जिनकी वजह से आपकी कंट्री के अंदर महंगाई बढ़ती है। मेरी एक सजेशन है, मतलब अगर इसके ऊपर कोई इसके ऊपर वर्किंग कर ली जाए कि इन 3 चीजों के अंदर सब्सिडाइज कर दिया जाए, टैक्स इसके ऊपर रिड्यूस कर दिया जाए और इनके मुकाबले में जहाँ जितना रेवेन्यू यहाँ से इकट्ठा किया जा रहा है वो रेवेन्यू किसी और सेक्टर से इकट्ठा कर लिया जाए, तो फिर आम आदमी को जो चीजें हैं वो। चलिए आपकी इस सजेशन के हवाले से बिलाल साहब से पूछ लेते हैं कि सब्सिडाइज कर दिया जाए तो कितना फर्क पड़ सकता है? जी बिलाल साहब। जी नहीं, मेरे ख्याल से तो देखें, बल्कि अगर आप टैक्स रेवेन्यू जो बढ़ा है इस साल का, पूरे साल का ले लें चाहे 2 महीने का ले लें, तो ये जितनी भी एनर्जी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें ये पेट्रोलियम है, गैस है और बिजली वगैरह, इसमें तो बल्कि पेट्रोलियम लेवी भी कम की है, सेल्स टैक्स भी कम किया है। तो ये तो जो अभी रेवेन्यू बढ़ा है ना, टैक्स रेवेन्यू, ये बल्कि इन तीनों सेक्टर्स के अलावा बढ़ा है। पहली चीज, क्योंकि हुकूमत ने तो टैक्सेस कम कर दिए हैं और फिर भी हमारा बजट डेफिसिट जो है वो कम हो रहा है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। जहाँ तक अगेन वही वाली बात की ये चीजें फिर भी क्यों महंगी हो रही हैं, पेट्रोलियम, बिजली, गैस, क्योंकि आपकी गैस भी इंपोर्ट हो रही है बहुत ज्यादा, पेट्रोलियम तो वैसे ही होती है इंपोर्ट, और बिजली इन दोनों चीजों से बनती है। तो इंटरनेशनली आपको ये देखना चाहिए कि इंटरनेशनली कीमतें इनकी बढ़ गई हैं, तो वो ऑब्वियसली। लेकिन जहाँ तक टैक्स की बात है, टैक्स तो बल्कि इन तीनों में सबसे कम कर दिया गया। अब तो ये हाल हो गया है कि अगर इंटरनेशनल प्राइसेस और बढ़ गई ये सारी एनर्जी प्रोडक्ट्स की, तो अब तो वाकई हुकूमत के पास टैक्स बिल्कुल मिनिमम हो चुका है, सेल्स टैक्स भी और पेट्रोलियम लेवी भी। तो बिलाल साहब, ये जो 600 अरब का टैक्स वसूली का हमने टारगेट रखा हुआ है और IMF की शराइत में भी शामिल है, इसको फिर कैसे पूरा किया जाएगा? जी यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एज ए प्रोफेशनल एडवाइस मैं आपको यही तो बता रहा हूँ कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमने टारगेट भी पूरा कर रहे हैं। IMF का, अगर आप कहती हैं कि IMF का है, चले मान लेते हैं, तो ये आपके दूसरे सेक्टर से पूरा हो रहा है। ठीक है। और इनकम की मैं आपको बता दूं कि इनकम मेन सबसे देखें इकोनॉमिक्स में, माशियात में क्या जरूरी है, लोगों की इनकम्स बढ़नी चाहिए। इनकम्स बढ़ेंगी, आमदनी बढ़ेगी, तो उनके ये सारी चीजें वो हमारे मुल्क में ये महंगाई जो है, ये तो क्योंकि जहरी बात है, मैंने आपको शुरू में प्रोग्राम के बताया था ना कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इस मुल्क में अनफॉर्चुनेटली पिछले 20-25-30 साल से कम होती जा रही है। अब वो बढ़ना शुरू हो रही है जब से CPEC के इकोनॉमिक जोन्स लग रहे हैं, तो अभी इंडस्ट्री तो लग रही है, आस्ता आस्ता लगना शुरू हो भी गई है और अभी आपको उनके असरात नजर आएंगे, एक्सपोर्ट्स में नजर आएंगे, आपको जॉब्स में नजर आएंगे और आमदनी लोगों की बढ़ेगी। ठीक है, मगर उसमें भी तो अभी वक्त है ना, क्योंकि वो भी वजीर आजम साहब एक्सेप्ट कर चुके हैं कि CPEC पे भी काम स्लो हो गया था कोरोना वायरस की वजह से। अच्छा बिलाल साहब, ये बताइए कि क्योंकि डॉलर इस वक्त महंगा हो गया, तो हुकूमत की जो पॉलिसी थी और आदाब भी थे कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएंगे, तो अब उनको कैसे अचीव किया जा सकता है? किन पॉइंट्स को हिट करके हम डॉलर्स जो है वो पाकिस्तान में ला सकते हैं? अभी आपने खुद ही जवाब दे दिया कि एक्सपोर्ट्स, सबसे पहले तो एक्सपोर्ट्स सबसे जरूरी है कि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी और बढ़ रही हैं। इस साल $27 अरब पे हमने क्लोज किया है और एक साल में $5 अरब बढ़ गई है। अब जो इंशाल्लाह 10 महीने अभी तो पड़े हुए हैं ना जून तक, तो टारगेट है 38 बिलियन, लेकिन मेरे ख्याल से चले 38 नहीं तो 36 तो डेफिनेटली हो जाएगा।
और उससे आपकी एक तो बढ़ जाएगी, तो डॉलर को सपोर्ट मिलेगा, और साथ साथ वही वाली बात कि थोड़ी सी इंपोर्ट पे हमें रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ेंगी। ये जो 114 आइटम है ये अमीरों की ही आइटम है, नॉन एसेंशियल है, मतलब गैर जरूरी जो आपकी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स होती है ना, वैल्यू एडेड, उन्हीं पे ही सख्ती करनी पड़ेगी, गाड़ियों पे चाहे गाड़ियां क्यों ना हो। तो मेरे ख्याल से देखिए, मैं स्पोक्स पर्सन तो नहीं हूँ हुकूमत का, मैं एक बिजनेस इकोनॉमिस्ट के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि ठीक है, ये कोई एक्सीलेंट या परफेक्ट नहीं है सिचुएशन, लेकिन 70% चीजें कंट्रोल में हैं। जो मुल्क के हालात और दुनिया के हालात खास तौर पे जो चल रहे हैं, उस लिहाज से ये आप मेरे ख्याल से मायूसी ना फैलाएं। अच्छा, अदील साहब, बिलाल साहब आपको कह रहे हैं कि आप मायूसी मत फैलाइए। देखिए, मैं मायूसी फैलाने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रियलिटी की, अवाम की, आम आदमी की बात कर रहा हूँ। अब हम ये सारी बातें किस लिए कर रहे हैं? आम आदमी के मसाइल के बारे में बात कर रहे हैं। अब मुझे बताएं कि पिछले 3 साल के अंदर खाने पीने की अशिया के अंदर, जिसको हम फूड इन्फ्लेशन कहते हैं, कितने परसेंट का इजाफा हुआ। अब आपने अपने इंट्रो में बताया चीनी जो है ये डबल हो गई है, घी जो है वो डबल हो गया है, ठीक है, आटा जो है वो डबल हो गया। अब मुझे बताएं, क्या लोगों की इनकम डबल हुई है? नहीं, लोगों की परचेजिंग पावर कम होगी। जब लोगों की, आम आदमी की परचेजिंग पावर कम होगी, आपकी इकोनॉमी जमूद का शिकार हो जाएगी, उसके अंदर सर्कुलेशन कम हो जाएगी। इससे इम्पैक्ट क्या आया है? इससे इम्पैक्ट ये है कि जिसके पास जितने ज्यादा पैसे थे वो उतना ज्यादा अमीर हो गया है, जो मीडियोकर था और जो गरीब था वो मजीद गरीब हो गया। ये फर्क आता है, क्योंकि जो गरीब आदमी था, जो आम आदमी था, वोट उन्होंने दिया था इमरान खान को तब्दीली के लिए। अब जब आम आदमी की चीजें जो है वो उनकी पहुंच से दूर चली जाएंगी, अब मुझे बताए अद्वियात की कीमतें, उनमें कितना इजाफा होगा? क्या वो आम आदमी की पहुंच में है? आप खाने पीने की अशिया देख ले, वो आम आदमी की पहुंच में है। जब ये सारा फैक्टर होगा तो उससे क्या आएगा? अवाम के अंदर मायूसी फैलेगी, तो हम उस चीज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? जब तक ये गवर्नमेंट की तरफ से चीजें, मैं सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल आपको, ठीक है अदील, मैं इसके हवाले से आपसे बात करती हूँ। अभी प्रोग्राम वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, इसी हवाले से मजीद आके कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा अदील, क्योंकि आप ही बात कर रहे थे, आप ही की जानिब आना चाहूँगी। जिस तरह से अब डॉलर महंगा हो गया है, तो अब किन पॉइंट्स को हुकूमत को हिट करना चाहिए कि एक्सपोर्ट्स में भी इजाफा हो जाए और डॉलर भी पाकिस्तान में आ सके? देखिए, मैं एक छोटी सी बात अपनी जो कर रहा था उसको कंप्लीट करना, फिर मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। जी। कि एक छोटी सी बात, जो अभी आप देख रहे हैं कि गन्ना जो है वो पाकिस्तान के अंदर प्रोड्यूस होता है। अच्छा, जो लास्ट ईयर जो गन्ना मिल्स ने परचेज किया है, उसकी एवरेज कॉस्ट जो आती है वो परचेजिंग वो 270 रुपए और 270 रुपए के करीब आती है। और उसके बाद उसकी एक्स मिल प्राइस जो है वो 85 रुपीज बनती है। आपको याद होगा कि इस रमजान में लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी आया था कि आप चीनी जो है वो 85 रुपए के अंदर सेल करें एक्स मिल। अब मिस मैनेजमेंट कह लें इसको, बैड गवर्नेंस कह रहे हैं कि गवर्नमेंट अभी तक एक्स मिल प्राइस के ऊपर वो चीनी जो है वो आम आदमी तक नहीं पहुंचा सकी। इसका पिछली गवर्नमेंट के साथ, इसका बाकी डॉलर के साथ या बाकी किसी चीज के साथ तो कोई लिंक नहीं बनता ना। ये तो आम आदमी तक ये चीजें जो है वो आसानी से पहुंचाई जा सकती हैं, चीप रेट में पहुंचाई जा सकती हैं। ये बैड गवर्नेंस के अंदर चीजें आती हैं जो हुकूमत से मैनेज नहीं हो रही। अब रहेगी बात डॉलर की, जो आप कर रही थी कि डॉलर को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। डॉलर के कंट्रोल करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि आप अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं और इंपोर्ट्स को, जो ट्रेड डेफिसिट है उसको कम करें। अच्छा, अब एक और चीज है जो मैं आपके नॉलेज में लाना चाहता हूँ। तो गवर्नमेंट कहती है कि हमारे पास 20 अरब डॉलर के जो है वो रिजर्व हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर गवर्नमेंट के पास 20 अरब डॉलर के रिजर्व हैं तो उसके बावजूद डॉलर ऊपर क्यों जा रहा है? असल में वो हमारे अपने नहीं है, असल में वो हमने दूसरों वाले से लिए हुए हैं हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी जो है वो मजीद दबाव में आ रही है। ये जब तक आप अपने पैसे अपने पास नहीं रखेंगे, अपने रिजर्व खुद नहीं बढ़ाएंगे, तब तक आपकी इकोनॉमी जो है वो स्टेबल नहीं होगी, तब तक आप अपने डॉलर को कंट्रोल नहीं कर सकते। अच्छा अदील, एक बड़ा आम आदमी जब बात करता है ना, तो अफगानिस्तान के इशू के हवाले से हम पहले बात कर रहे थे, इंडिया की बड़ी बात की जाती है। वो भी ज़रई मुल्क है, हम भी ज़रई मुल्क हैं, तो उनकी एक्सपोर्ट बड़ी ज़्यादा है हमारे हिसाब से। तो आप क्या समझते हैं कि ज़रई अजनास के लिए भारत को टारगेट ज़्यादा दिए जाते हैं? तो आप क्या समझते हैं कि ये कोई प्रोपेगेंडा है या फिर क्वालिटी, क्वांटिटी या रेट्स का कोई फ़र्क है? ये इंटरनेशनल मार्केट के अंदर क्वालिटी और रेट्स का मैटर होता है। अब मैं आपको बताता हूँ, जो स्टार के अंदर मैंने आपको 3 चीजें बताई हैं, पेट्रोल, गैस और इलेक्ट्रिसिटी। जब गवर्नमेंट इन 3 चीजों को सब्सिडाइज कर देती है ना, तो उससे गैस से आपकी फर्टिलाइजर कंपनियां चलती हैं, आपको खादें सस्ती मिलेंगी, बिजली से आपको ट्यूबवेल जो पानी है वो सस्ता मिलेगा। तो उससे क्या होगा कि जो प्रोडक्ट पैदा होंगी, कपास, चावल, गन्ना, वो सारी चीप प्राइस पे होंगी। तो उससे ये होगा कि आपको एक्सपोर्ट करने के अंदर जब आप इंटरनेशनल मार्केट में कम रेट देंगे तो जो भी कस्टमर होगा वो आपसे परचेज करेगा, तो महंगी चीज आपसे नहीं परचेज करेगा। अब तक उसकी मजबूरी ना हो, जैसे 2020 के अंदर जब पूरी दुनिया बंद हो गई थी कोरोना की वजह से, तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट सडनली बढ़ गई थी। तो वो इसी वजह से हुआ था कि लोगों की मजबूरी थी और कंट्री जो थी वो एक्सपोर्ट कर नहीं रही थी। जैसे इंडिया के बहुत ज्यादा हालात खराब थे, अमेरिका के, चाइना के, तो एक्सपोर्ट वहां से जा नहीं रही थी, तो सिर्फ पाकिस्तान को इसलिए इसका बेनिफिट ज्यादा हो गया। अब मैं एक छोटी सी आपको बात बताता हूँ, साउथ पंजाब को आप ले लें। साउथ पंजाब आज से 5-7 साल पहले तक टोटल कपास पैदा करता था और पाकिस्तान की जरूरत पूरी करने के बावजूद हम कपास को एक्सपोर्ट करते थे। अब पिछले साल का जो डाटा है, हमें तकरीबन 11 लाख बेल चाहिए थी जो पाकिस्तान के अंदर जिनकी डिमांड थी, और सिर्फ पाकिस्तान ने 5 लाख बेल जो है वो प्रोड्यूस की है। तो 6 लाख बेल जो है वो हमें अभी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, तो उसके ऊपर भी हमारा डॉलर जाएगा, उसके ऊपर भी पैसा जाएगा। और फिर बाहर से महंगी खरीद के जब हम पाकिस्तान के अंदर उसका धागा बनाएंगे, कपड़ा बनाएंगे, उसके अंदर वैल्यू एडिशन करेंगे, तो उसको वापस एक्सपोर्ट करेंगे, तो महंगी कौन हमसे लेगा? तो ये एक सर्कल है, जब तक आप 2-3 चीजों को कंट्रोल में नहीं करते तब तक आपकी इकोनॉमी का पहिया मुस्बत सिमत में नहीं चलेगा। ठीक है बिलाल साहब, प्रोग्राम का वक्त कम रह गया इसलिए क्योंकि आपने तो कोई वक्त नहीं दिया। आपने कहा था कि ये मौशियात का मसला है, मईशत का मसला है, तो ये इतनी जल्दी तो नहीं, लेकिन फिर भी कोई टाइमलाइन तो होगी जब तक हम बेहतरी की जानिब आ सकते हैं। नहीं, बिल्कुल। मैंने आपको पहले भी बताया कि अल्लाह का शुक्र है, एज ए बिजनेस इकोनॉमिस्ट मैं आपको बता सकता हूँ कि 70% चीजें ऑन ट्रैक हैं। और जो दुनिया में हालात हुए हैं, आप यूके में देखें, पेट्रोल पंप्स पे लाइनें लगी हुई हैं। इंडिया में 62% गैस की कीमतें आज बढ़ाई गई हैं।
आपकी बिजली की कीमतें, अमेरिका वगैरह जो डेवलप मुल्क हैं, चाइना में पावर प्लांट बंद हो गए हैं, कोयला उनकी जो है माइनिंग खत्म हो गई है। सो ये आपको ओवरऑल पाकिस्तान को ये एक जजीरे में तो रह नहीं रहा। तो अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि 70% फिर भी मुझे यही लगता है, मैं आपको प्रोफेशनल एडवाइस ही दे सकता हूँ, मैं हुकूमत का तो यहाँ पे कोई नुमाइंदा नहीं हूँ। इसीलिए मैंने आपसे हुकूमत के हवाले से कोई सवाल नहीं किया ना कि उन्होंने ये वादे किए थे या इस तरह के सवालात में ही आपको लेके गए। जी, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जितनी मेरी नॉलेज है कि 70% चीजें बिल्कुल ठीक है, ऑन द ट्रैक है। ये आस्ता आस्ता मीशत में देखें, कभी भी कोई आपको दुनिया की कोई मुझे चले मीशत बताएं जो परफेक्ट चल रही हो। पिछले 1-2 साल के अलावा पिछले 10 साल का उठा लें, मीशत एक साइंस एक ऐसी है, ये इकोनॉमिक्स चीज ही ऐसी है, ये 100% नहीं हो सकती। ये 70-80% ही ठीक होती है, कुछ ना कुछ किसी को नुकसान होता है, और आपने यही देखना होता है कि 70-80% चीजें ठीक चलती रहें, ज्यादा कोई इतना लंबा चौड़ा ना नुकसान हो जाए किसी का। या जैसा डॉलर हम बात कर रहे थे, डॉलर अब कंट्रोल में है आपका, और ये कोई ऐसा नहीं होगा कि जी एकदम आपको पता चले कि जी डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, क्योंकि वो राइट टाइम पे डिसीजन ले रहे हैं। मेरे ख्याल से तो राइट टाइम पे डिसीजन ले रहे हैं, तो इंशाल्लाह टाइम फ्रेम यही है, ये चलता रहेगा। इकोनॉमी तो बहुत लंबा सफर है अभी, तो ये तो ठीक है, ये लंबा सफर है, मगर हुकूमत के सफर के लिए 2 साल अभी बाकी रह गए और बाद में इलेक्शन होना है। अदील, आपसे सियासी सवाल कर सकते हैं, आप बताइए कि ये जो वादे किए थे, पहले कहा जाता था कि अगर ये प्राइसेस में इंक्रीज होता है इसका मतलब हुकूमत ही करप्ट है, तो हम उस बात पे यकीन करें या आज जो बातें की जा रही हैं उन पे यकीन करें? वो ये जो आपने सवाल किया ना, ये एक सियासी बयान होता है, सियासी बयानिया होता है, और पाकिस्तान के अंदर असल मसाइल के बारे में कोई बंदा बात नहीं करता। वो कोई भी हुकूमत हो, वो उस मसले की जड़ की तरफ नहीं जाती, वो सियासी बयानिया तरतीब देना शुरू कर देती है। और 2013 से ले लें, 2008 को ले लें, 2018 को ले लें, हर सियासी जमात ने सियासी बयानिया तरतीब दी है, उसने ग्राउंड पे वर्किंग नहीं की। अब भी जो जंग चल रही है ना, वो सिर्फ बयाने की चल रही है, मीडिया खेला जा रहा है दोनों तरफ से। कोई भी बंदा ना अपोजिशन की तरफ से कोई ठोस लाया अमल बता रहा है, ना हुकूमत की तरफ से कोई ठोस लाया अमल आ रहा है कि हम हमारी आगे वे फॉरवर्ड जो है वो ये है, हम ये करने जा रहे हैं। सिर्फ एक उम्मीद है कि दिलासा है। अब बात जो मैं कह रहा था ना आपसे कि ये जो एक सियासी बयानिया तरतीब दिया जाता है, ये अब भी सियासी बयानिया है। अब अपोजिशन जो है वो महंगाई के ऊपर सियासी बयानिया तरतीब। अदिल, जैसे बैड गवर्नेंस की आप बात कर रहे थे, या हम बात कर रहे थे कि ये इसकी अहलियत ही नहीं रखते ये लोग। हम सारा दिन देखते हैं कि ऑपोजिशन को या टारगेट किया जा रहा है या ऑपोजिशन हुकूमत को टारगेट कर रही है, असल इश्यूज पे तो कोई बात ही नहीं करता। यही बात मैं कह रहा हूँ, इकोनॉमी जब भी आपकी चलती है स्टेबिलिटी के ऊपर चलती है। जब तक स्टेबिलिटी आपकी कंट्री के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, बिजनेसमैन इन्वेस्ट नहीं करेगा। जब तक आपका जो एक्सचेंज रेट है वो स्टेबल नहीं होगा, बिजनेस कम्युनिटी आपकी जो है वो आप इन्वेस्ट नहीं करेगी। अब आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ कि पिछले 5-7 दिन से आप देखेंगे कि सडनली हमारी स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 48,000 से को टच करके वापस 43-44,000 की तरफ आ गई है। ये सडनली 4,000 पॉइंट की कमी किस वजह से हो गई है? ये इनस्टेबिलिटी है जो जिनको दो तनाजुर में आप देखें, एक अफगानिस्तान के तनाजुर में आप उसको देखें, और दूसरा अमेरिकन कांग्रेस के अंदर एक बिल पेश हुआ है कि जितने भी ममालिक हैं, जो भी कंट्रीज हैं जो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को सपोर्ट करते हैं, उनके ऊपर पाबंदियां लगाई जाए। जब इस तरह का मैटर होगा तो बिजनेस कम्युनिटी फौरन अपना पैसा इकोनॉमी से बाहर निकालती है। जब वो निकालती है, एक तो हम पहले ही नीचे की तरफ जा रहे हैं, और सडनली जब हमारी इकोनॉमी से पैसा निकलता है, फॉरेन इन्वेस्टर पैसा निकालता है, तो हमारी इकोनॉमी के ऊपर उसका डबल इम्पैक्ट आता है, जिसकी वजह से आप देखेंगे स्टॉक एक्सचेंज पिछले तकरीबन 10-12 दिन से दबाव के अंदर है, और अब पता नहीं अब मजीद कितने दिन ये मजीद दबाव के अंदर रहेगी। अदील कुछ पॉजिटिव भी बताइए, बेहतरी के आसार कब तक देख रहे हैं? कुछ आम आदमी की उसके परेशानी को दूर करने के लिए भी कुछ बताएं। देखिए, जब तक आपके फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनाएंगे मुझे फाइनेंस मिनिस्टर बिल्कुल भी ना बनाए। सिर्फ कौमी असम्बली के अंदर जो पार्लिमानी जमातें हैं, यही अगर सर जोड़ के बैठ जाए और इस बात पे इत्तेफाक कर ले कि हमने इकोनॉमी के ऊपर सियासत नहीं करनी, हमने आम आदमी के बारे में थोड़ा सा सोचना है। असल में आज अदील साहब को भी बड़ी अच्छी बातें आ रही है, कल इनको कुछ बना दिया तो फिर इनको भी वो बातें नहीं आएंगी। ये हम देखते हैं, हमेशा से ऐसे ही होता है हमारे साथ। खैर, प्रोग्राम इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार ही ऐसा है कि जो वहाँ पे जाके पीछे मुड़ के देखता है पत्थर का हो जाता है। ये बड़ी दुरुस्त बात की आपने। खैर, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। हमारे साथ शेख बिलाल साहब बिजनेस इकोनॉमिस्ट मौजूद थे।
और अदील मकबूल साहब, तजिया निगाह मसद, दोनों मेहमान टेलीफोन लाइन के जरिए मौजूद थे। एक दफ़ा फिर आप दोनों का शुक्रिया अदा करते हैं। प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।